चलो ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोग ये पॉइंट पढ़ चुके हैं ना। हम लोग पिछले क्लास में प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्व पढ़ रहे थे, नहीं कोलोइडल सॉल्व के निर्माण का विधि पढ़ रहे थे। तो हम बताए थे कोलोइडल सॉल्व को बनाने का दो तरीका होता है, एक होता है डिसइंटीग्रेशन मेथड और एक होता है कंडेंसेशन मेथड। बताया गया था ना, इसमें दिक्कत है? ये हम लोग बता चुके हैं, बस इसमें लिखा हुआ है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको, कल क्लास में हम लोग ये पढ़ाए थे। हम लोग ये भी बताए थे कि डिस्पर्सन मेथड किसे कहते हैं, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। नहीं तो डिस्पर्सन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है, तो हम उसमें बताए थे कि बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होती है, परिक्षेपण विधि, या उसी को आप डिस्पर्सन मेथड कहिए या डिसइंटीग्रेशन मेथड कहिए। ये हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं। हम बताए थे कि तीन तरीके से किया जा सकता है। नहीं, एक आपको बताया गया था वैद्युतीय परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क मेथड, बताए थे। ब्रेडिंग आर्क मेथड को हम लोग पढ़ चुके हैं। यांत्रिक परिक्षेपण द्वारा, यहां से हम लोग को पढ़ना है। पेप्टीकरण द्वारा, ये हम लोग को पढ़ना है। यानी ये दो पॉइंट हम लोग पिछले क्लास में नहीं पढ़े थे। हम लोग कहे थे कि डिसइंटीग्रेशन मेथड जो है इसमें तीन तरीका होता है, यानी कि तीन तरीकों से आप बड़े बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थों में या छोटे कणों में तोड़ सकते हैं, नहीं कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ सकते हैं। तो वो कौन कौन सा तरीका है, तो वो तीन तरीका है। एक है ब्रेडिंग आर्क विधि जो आप पढ़ चुके हैं, एक है आपका यांत्रिक परिक्षेपण या यांत्रिक परिक्षेपण द्वारा, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं बाई मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, और तीसरा है पेप्टीकरण द्वारा जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाई पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, दो और हम लोग को पढ़ना है, देखा जाए तो आते हैं इसमें मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में। देखो तो यांत्रिक परिक्षेपण द्वारा बाई मैकेनिकल डिस्पर्सन, ध्यान रखना है। तो इसके नाम से ही इसका डेफिनेशन दिखाई देता है। नहीं यांत्रिक, यांत्रिक मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब मशीन। नहीं, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा मशीन है जिस मशीन का नाम है कोलोइडल मिल। क्या नाम है उसका? कोलोइडल मिल या कोलोइडल चक्की, ध्यान रखना है। उस मशीन का खासियत क्या है कि उस मशीन में आप कोई भी पदार्थ अगर डालते हो, कोई भी पदार्थ अगर आप डालते हो तो उस पदार्थ को वो कोलाइडी कण के आकार में तोड़ देगा। क्या करेगा? उसे कोलाइडी कण के आकार में तोड़ देगा। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि मशीन के द्वारा बड़े पदार्थों को, मशीन के द्वारा बड़े पदार्थों को कोलाइडी कणों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ध्यान रखना है। अब वो जिस मशीन का उपयोग करते हैं उस मशीन को क्या कहते हैं? कोलोइडल मिल। नहीं, या हिंदी में कहें तो इसमें कहा जाता है कोलाइडी चक्की। क्या कहा जाता है उसे? कोलाइडी चक्की। जैसे देखते थे, अब तो नहीं रहता है, लेकिन पहले के घर में आप देखिएगा ना, तो पहले दाल पीसने के लिए या कोई चीज पीसने के लिए लोग इस टाइप का रखते थे। नहीं तो जाता, नहीं तो ये जाता घुमाया जाता था, उसमें आपको दो गो, मतलब एक नीचे रहता था चक्की और एक चक्की ऊपर, घुमाने पर ना दोनों चक्की विपरीत नाचता था। बस मेरा है, एक अगर क्लॉकवाइज नाच रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा बहुत नाचेगा, ध्यान रखना है। इसके कारण से क्या होता था कि आपका जो दाना होता था वो एक खास आकृति में टूटकर बाहर निकलता था। नहीं, इसमें भी कुछ वैसा ही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ सकते हैं। देखो तो लिखा हुआ है कोलाइडी चक्की, यानी जो कोलाइडी मशीन होता है, कोलाइडी चक्की में दो धात्विक डिस्क लगे रहते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दो धात्विक डिस्क लगे रहते हैं जो लगभग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जो लगभग एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। ठीक है, तथा तीव्र गति से एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। नहीं, तीव्र गति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी एक घूम रहा है ऐसे तो एक घूम रहा है, बुझा रहा है ना? नहीं तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। लगभग ये 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन करते हैं भाई, यानी चक्रण? तो 7000, 1 मिनट में लगभग ये 7000 चक्रण करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इस चक्की में एक पदार्थ के निलंबन के कणों को, तो निलंबन के कण बड़े होते हैं ना भाई, नहीं तो आपको कोई पदार्थ बड़ा सा दिया गया, उसको पहले तोड़कर आपको निलंबन कण के आकार में बदल देना है, और उस निलंबन के कण को पानी में डाल देना है। नहीं, और उस निलंबन विलयन को उठाकर, उस निलंबन के विलयन को उठाकर इस चक्की में धीरे धीरे डालते जाना है और चक्की को
चलाते रहना है, तो हाथ से नहीं चलाना है, बिजली पर चलता है चक्की। बात समझ में आ रहा है? वो हाथ वाला सिस्टम अब गया, बात समझ में आ रहा है? तो ये बिजली पे चलने वाला चक्की है, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। बस आपको धीरे धीरे करके निलंबन का जो विलयन है वो उसमें डालते जाना है। वो धीरे धीरे आपको क्या करेगा, निलंबन के कण जो बड़े कण होते हैं उनको कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ देगा। दिक्कत है? पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। कोलाइडी चक्की में दो धात्विक डिस्क होते हैं जो लगभग एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तथा तीव्र गति से एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में घूमती हैं, 7000 रेवोल्यूशन पर मिनट। इस चक्की में एक पदार्थ के निलंबन के कणों को जल में मिलाकर, एक पदार्थ के निलंबन के कणों को जल में मिलाकर डाला जाता है, जिससे यह चक्की कोलाइडी कणों के आकार में बदल देती है। यह चक्की क्या करती है, निलंबन के कणों को कोलाइडी कणों के आकार में बदल देती है। परेशानी है? तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब कोई पूछे, ऐसे नॉर्मली कोई पूछे तो आपको सीधे क्या बोलना है, एक मशीन है कोलाइडल मिल, जिसमें हम लोग सस्पेंशन के कणों को डालते हैं और सस्पेंशन के कण उस मशीन के द्वारा कोलाइडी कणों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या यांत्रिक परिक्षेपण। दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। अगले पॉइंट पे आइएगा तो लिखा हुआ है इसमें पेप्टीकरण, नहीं पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन क्या होता है भाई, इसको समझने की कोशिश किया जाए। तो पेप्टाइजेशन में थोड़ा हम लोग समझते हैं। यहां पर देखो तो देखा जाए, जैसे पेप्टाइजेशन में होता क्या है कि मान लो AgNO3 और Na के बीच में रिएक्शन करते हैं, तो अगर AgNO3 और Na के बीच में रिएक्शन करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप समझते हो? Ag प्लस NO3 माइनस लूटेगा Na प्लस I माइनस में टूटेगा। अब इसमें का Ag प्लस इसके I माइनस से रिएक्शन करेगा और इसमें का Na प्लस NO3 माइनस से रिएक्शन करेगा। क्या बनेगा, AgI प्लस NaNO3। बोलो दिक्कत है? अब ये एक अभिक्रिया हम लिख दिए, अभिक्रिया हो गया। अब इस अभिक्रिया में ध्यान देना है, ये AgI है, तो Ag का वजन निकालना चाहते हैं। Ag का वजन होता है 108 और आयोडीन का वजन होता है 127। एगो सिल्वर का वजन होता है 108 और सिल्वर आयोडीन का कितना होता है, 127। नहीं तो मान लो 108 है जी और 127 है, नहीं तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 2 और 1 3 और 1 1 2, 235। नहीं तो यहां से हम लोग को देखा जाए तो इनका वजन कितना आएगा, 235 इनका वजन आ जाएगा। इसका वजन निकाल के देखो, सोडियम का, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 3 48, जोड़ोगे तो कितना होगा, 20 10 30, 20 10 30 और 40, 70, 70 3 73, 73 4 77 और 77 8 85। तो यहां से हम देखें अगर तो 85 इसका भार आएगा। अब इन दोनों कणों में देखा जाए तो कौन सा कण भारी है, AgI। AgI भारी है और ये जो कण है NaNO3 ये हल्का है, ध्यान रखना है। तो जो कण भारी होता है उसके आगे देखोगे तो ऐसे तीर लगाया रहता है। इस तीर का मतलब होता है कि ये बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएगा, बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएगा। नहीं, और जो बर्तन के तल पे नीचे बैठ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप। दिक्कत है? तो सबसे पहला समझना जरूरी था
इसको समझने के लिए, पेप्टेन प्रक्रिया को समझने के लिए कि अवक्षेप क्या होता है। नहीं तो अवक्षेप की बात करें तो अवक्षेप क्या होता है भाई? तो जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने पर कुछ उत्पाद का निर्माण होता है। जो उत्पाद भारी होता है वो बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाता है। तो जो उत्पाद बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाता है उसी पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ पर एक KgNO3 और एक Na लिए हुए हैं, लेकिन बर्तन में क्या एक AgNO3 होगा? बहुत सारा AgNO3 आप डाले होंगे, बहुत सारा Na डाले होंगे। नहीं तो बहुत सारा AgNO3 और Na बर्तन में अभिक्रिया कर रहे होंगे। ऐसा नहीं ना है कि एक टाइम पर एगो AgNO3 या एगो Na के बीच में अभिक्रिया होगा, ऐसा तो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? हम लोग बर्तन में बहुत सारा AgNO3 डाल दिए, बहुत सारा Na डाल दिए, तो बहुत सारे AgNO3 Na से अभिक्रिया कर रहे होंगे। नहीं, और एक बार में क्या एगो AgI बनेगा कि बहुत सारा AgI एक बार में बनेगा? बहुत सारा AgI एक बार में बनेगा। नहीं, अब बहुत सारा AgI एक बार में बनेगा नहीं तो नीचे जाकर बहुत सारे AgI जमा हो जाएंगे। नहीं तो बहुत सारे AgI जमा होंगे तो समझो कि एक बड़ा सा पदार्थ बन गया जिसका आकार कोलाइडी कणों के आकार से बड़ा होता है। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे AgI बर्तन के तल पर इकट्ठा हो जाएंगे एक बार में, और बहुत सारे AgI बर्तन तल पर इकट्ठा होंगे नहीं तो वो आपका बन गया अवक्षेप। अब उस अवक्षेप को निकाला गया। हाँ, आवाज नहीं करना है, देखा जाए तो यहां से हम लोग को देखा जाए तो AgI का अवक्षेप बना। अब ये अवक्षेप जो है इसको हम लोग को, इस अवक्षेप को जिसका आकार बड़ा है, इसी अवक्षेप को कोलाइडी कणों में तोड़ देना है। इसी जो ताजा अवक्षेप बनेगा इस ताजे अवक्षेप को कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ देना है। ठीक है, अब समझते हैं पेप्टेन क्या है, नहीं या पेप्टाइजेशन क्या है। तो किसी भी अभिक्रिया में जो ताजा अवक्षेप बनता है नहीं उस ताजे अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की मदद से, उस ताजे अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की मदद से यदि कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ दिया जाए, कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ दिया जाए तो उस प्रक्रिया को ही पेप्टाइजेशन कहते हैं या पेप्टेन कहते हैं। नहीं, या हिंदी में कहें तो पेप्टीकरण कहते हैं। मेरा बात फिर से सुन लो। पहला हम बोले कि अवक्षेप क्या होता है, तो हम बोले कि अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो उत्पाद भारी होता है वो बर्तन तल पर नीचे बैठ जाता है। एक बार में बहुत सारे अभिकारक अभिक्रिया करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा AgI बनेगा या बहुत ज्यादा भारी कण बनेंगे और वो सभी जाकर बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएंगे। तो अवक्षेप जो इकट्ठा होते हैं उनका आकार बड़ा होता है कोलाइडी कणों से। अब हमको क्या करना है? उस ताजे अवक्षेप को कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ना है। नहीं तो ताजे अवक्षेप को कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ने के लिए हम लोग वैद्युत अपघट्य का मदद लेते हैं। वैद्युत अपघट्य ताजे अवक्षेप को कोलाइडी कणों में तोड़ देते हैं। नहीं तो वैद्युत अपघट्य की मदद से ताजे अवक्षेप को कोलाइडी कणों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं या पेप्टेन कहते हैं। मेरा बात पहले समझ में आया? नहीं, अब समझते हैं। देखो तो देखा जाए, यहां पर समझने की कोशिश करें तो होता क्या है। जैसे मान लो देखा जाए, जैसे हम मानते हैं कि हम लोगों का ये जो है इस तरह का फोटो आगे ही बनाया हुआ, लेकिन हम यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ये हम लोगों का AgI है, ये हम लोग क्या है? AgI। तो अगर ये AgI है तो मान लो एक ये अवक्षेप है। नहीं, ऐसा ही हम लोग एक और अवक्षेप निकाल लेते हैं, ये भी हम लोग का एक अवक्षेप हो गया। नहीं, अब ये क्या चीज का है भाई? तो AgI का, सॉरी भाग रहा है। नहीं, देखा जाए ये हम लोगों का AgI है और ये भी हम लोग का AgI है। नहीं, ये दोनों जो है वो क्या है? ताजा अवक्षेप। ध्यान रखना है। अब ये दोनों ताजा अवक्षेप है, अभी ये दोनों क्या है? उदासीन है। अभी ये दोनों क्या है? उदासीन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं?
यहां पर देखा जाए, हम लोग क्या किए कि अब ये जो एजीआई हम लोग का यहां पर दिया गया है, ये जो एजीआई हम लोग का दिया हुआ है एजीआई, और यहां भी जो एजीआई आपका दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैद्युत अपघट्य डाल दिए। क्या डाल दिए? वैद्युत अपघट्य, यानी मान लो कि धनायन डाल दिए, तो इसके सतह पर धनायन आकर चिपक गया, इसके सतह पर भी धनायन आकर चिपक गया, होगा नहीं? अब चूंकि ये एक बर्तन में रहते हैं, नहीं ये एक बर्तन में है, इनके बीच में आपस में विकर्षण न शुरू हो जाता है, और ये अवक्षेप क्या है? ताजा। याद रहे एक बात और यहां पर ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि हम लोग यहां जो फोटो बना रहे हैं, मान लो एजीआई का फोटो हम बना रहे हैं, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इसमें एगो एजीआई नहीं है, इस अवक्षेप में ये जितना हम लिखे हैं सब क्या है? एजीआई है। बात समझ में आ रहा है? जैसे बहुत सारे एजीआई हैं, तो ये जो नयो गोला बनाया गया है और सौर गोल में कहेगो एजीआई लिख रहे हैं, तो दिमाग में ही मत बैठ जाए कि अच्छा ये कहेगो एजीआई, तो एगो एजीआई का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ध्यान रखना है। एगो एजीआई वास्तविक विलयन का कण होगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारे एजीआई मिलेंगे तब तो जाके अवक्षेप बनेगा, नहीं यानी कि 10,000 एजीआई मिलेंगे तब उनका आकार 1,000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, और अगर 1,000 या 1,000 से ज्यादा एजीआई आपस में मिल जाएं तब वो कोलाइडी कण होंगे। नहीं तो इसमें मानिए कि 10,000 है, तो ये सब बड़ा बड़ा कण है, 10,000 है, ये सब बड़ा बड़ा कण है। नहीं, अब हम लोग क्या किए, इसमें वैद्युत अपघट्य डाल दिए, नहीं यानी धनायन डाल दिए, धनायन के सतह पर अगर क्या हो गया? चिपक गया। अब इनके चिपकाव के कारण इन दोनों के बीच में क्या होगा? विकर्षण। इन दोनों के बीच में विकर्षण होगा। अब इस विकर्षण के कारण, इस विकर्षण के कारण ये बार बार आपस में नजदीक आएंगे क्योंकि एक ही बर्तन में है, नहीं तो बार बार इनके बीच विकर्षण होता है, और ये अवक्षेप ताजा है। ये अवक्षेप क्या है? ताजा है। इसलिए कण जो है एजीआई के, बहुत सारे कण जो आपस में सटे हैं वो अभी बहुत कठोर नहीं हुए हैं, उनके बीच में आकर्षण बल क्या है? कमजोर है। नहीं तो जब बार बार इनके बीच में विकर्षण होता है तो उस विकर्षण के कारण, ध्यान रखना, उस विकर्षण के कारण, इस विकर्षण के कारण अगर इनको देखा जाए तो ये लोग जो होंगे वो कुछ इस तरह से, ये छोटे छोटे कण में टूट जाएंगे। अब प्लस प्लस प्लस, ध्यान रखना है। तो इसमें भी ये कैची का कण है? एजीआई का है। इसमें एजीआई का लगभग कयो कण है? 1,000 गधा सब 10,000, 10,000 गधा एमे है, नहीं तो 10,000 जब है तो ये क्या है? अवक्षेप। अब विकर्षण के कारण टूट गया तो अभी क्या बन गया? कोलाइडी कण। ये समझ में आया? नहीं तो हम लोगों को बताया जाता है कि जो आपका पेप्टीकरण होता है उसमें क्या होता है। तो पेप्टीकरण में ये ताजा अवक्षेप हो गए, नहीं इन ताजा अवक्षेप पर वैद्युत अपघट्य डाला गया, नहीं दोनों अवक्षेपों पर समान आवेश आया, समान आवेश के कारण दोनों के बीच बार बार विकर्षण हुआ, क्योंकि ऐसा दो ही गोला नहीं होगा, बहुत सारा गोला होगा, तो बहुत सारे गोले होंगे तो उनके बीच विकर्षण बढ़ेगा। जब बहुत ज्यादा विकर्षण बढ़ेगा तो ये ताजे अवक्षेप छोटे छोटे कणों में टूटने लगते हैं। नहीं अब इन छोटे कणों का जब आकार मापा जाता है तो इनका आकार कोलाइडी कणों के आकार के बराबर हो जाता है। बस में आया? तो पेप्टीकरण क्या है? अगर कोई पूछता है तो हम एक बार और बोल सकते हैं कि नहीं? क्या बोल सकते हैं? किसी भी ताजे अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की मदद से कोलाइडी कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही पेप्टेन या पेप्टीकरण कहते हैं। बुझाया? नहीं अब पेप्टीकरण कैसे होता है तो आप ये बता सकते हैं? बोलो गधा सब, क्या है? मर गए हैं आप लोग? मतलब एनर्जी खत्म हो गया है? अभी कई क्लास आप लोग किए?
तीनों क्लास कर लिए, कोनो कोनो 4 करके आ गया, कोनो 5 को करके आ गया, कहता हाँ। चलिए देखा जाए कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण का कारण, यानी आप लोग सुबह सुटते उठते एकदम कोचिंग की तरफ भागना शुरू करते हैं, नहीं नहीं, बहुत बिजी शेड्यूल है, अब सुबह उठिए या कोचिंग में फेम रहिए, नहीं आज दिन भर में अपना कोचिंग निपटा लीजिए, बस में आपसे घर जाकर मन भर सुतिए, फिर सुबह से वही ड्यूटी। आप लोग इसको मेंटेन करते हैं, तभी होमवर्क को मेंटेन करते हैं। अगर एक्चुअली में मेंटेन करते हैं तो सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर एक्चुअली में कोई बच्चा अगर मेंटेन करना शुरू करे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, जो भी इंग्लिश पढ़ता है हिंदी पढ़ता है, अगर एक्चुअली में ईमानदारी से वो पढ़ना शुरू करे, बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़े, पढ़ने के हिसाब से पढ़े कि हमको नॉलेज लेना है, हमको सीखना है, उसके हिसाब से अगर बारीकी सब बात को पढ़े ना, नहीं तो उसको सोने तक का टाइम नहीं मिलेगा। नहीं ढंग से खाना भी खाएगा ना, उसके दिमाग में चल रहा है कभी ये बाकी है, वो खा भी रहा है ना, उसके दिमाग में चल जल्दी खा के जल्दी भागे, बात समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल वही पढ़ने वाला बच्चा होता है, ध्यान रखिएगा। अब बहुत है कि ओ कोचिंग कर लिए, मेरा काम खत्म हो गया, अब कॉपी बंद, कोचिंग बंद तो कॉपी बंद, किताब बंद, अब जब कोचिंग खुलेगा तब खुलेगा। नहीं तो ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो एक्चुअली वैसे बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं। वैसे बच्चे जो हैं जनरली पढ़ाई के माध्यम से कुछ नहीं कर पाते हैं। हम ये नहीं बोले कुछ नहीं कर पाते हैं, कौन भाग किसका कौन जानता है भाई, नहीं, इसलिए भाई वैसे बच्चे भी बहुत महान होते हैं। नहीं कौन ठीक कहीं कुछ बड़ा आदमी हो गया आके बिहान वाला भेंट कर या कहेगा, कहते थे कुछ नहीं करेंगे, देखिए करोड़ रुपए कमाते हैं। तो इसलिए वैसे बच्चे भी महान हैं, किसका भाग्य किसको कहां ले जाएगा कोई नहीं जानता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए देखा जाए, देखिए पैसा कमाने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, पैसा कमाने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। नहीं देखिए वो बोल रहा है दिमाग जरूरी है। स्टेमिना होना चाहिए आपको, ये दिमाग में होना कि मेरे पढ़ाई में मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, या हम पढ़ाई में बहुत एक्सीड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपके अंदर शारीरिक मेहनत करने का भी एक कैपेसिटी होना चाहिए। नहीं यानी आपको मेहनती तो होना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने में पढ़ाई वाले फील्ड में मेहनती नहीं है तो किसी और फील्ड में आपको मेहनती होना पड़ेगा, नहीं तभी आप एक्सीड कर पाइएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी दुकानदार हैं नहीं जो नॉर्मल बिजनेस किए हुए हैं और पूरा पैसा छाप रहे हैं। नहीं जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप चल यहाँ पर नॉर्मल चल जाइए, म्युनिसिपल चौक पे चाय का दुकान है, गए हैं म्युनिसिपल चौक पे, आप 4 बजे घड़ी से टाइम पे चले जाइए, नहीं आपको वहां पे एक कप चाय उठाने के लिए ना, आपको एक कप चाय उठाने के लिए 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। बस में रहा है क्योंकि वो चाय बना रहा है, गिरा डाल रहा है, बस में चाय बना रहा है, चाय डाल रहा है और लोग उठाए जा रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं। बस में रहा है एक दिन में भाई उसका इनकम अगर पूछिएगा ना, एक दिन में कितना का चाय वो बेच देता है। तो एक चाय मान लीजिए बेच रहा है 8 रुपया 7 रुपया का, नहीं है मतलब 7 रुपया 8 रुपया मांग चलिए एक कप चाय बेच रहा है। अगर एक कप 8 रुपया का बेच रहा है तो दिन भर में पूरा जितना भी LIC का ऑफिस है सब में चाय देता है वो, बस में रहा है सब में चाय पहुंचाता भी है, पूरा स्टाफ रखे हुए है। नहीं अब समझिए कि उस तरह से वो कितना रुपया कमाता होगा। अगर एक दिन में 10,000 मानिए, नहीं 5,000 मानिए, अगर चाय का कप बेच दिया वो, जो कि नॉर्मल है, नहीं 200 रुपया जोड़ दिया जाए तो 5,000 गुना 10 50,000, नहीं 50,000 में मान लेते हैं कि 10,000 उसका खर्चा, नहीं 40,000, 40 मल्टीप्लाई बाई 30 12 लाख, 1 लाख का महीना उसका हो गया। क्या हम लोग कमाएंगे। नहीं ये जानते हैं आप, एक चाय का ही नहीं, आप एक नॉर्मल पकौड़ी वाले को देखिएगा ना, एक नॉर्मल किसी को भी देखिएगा ना, उसका आपको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। नहीं उसको जानते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना है ना भाई, समझ रहे हैं, वो कोई इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, कोई GST नहीं भर रहा है, वो कोई टैक्स नहीं भर रहा है, काहे कि वो रोड पे है, हम तो रोड पे, हम कहाँ कमाते हैं। आप जाइए तो 40,000 रुपया अगर आपको टीचर का नौकरी मिल जाए, PF कटेगा, DF कटेगा, ITR कटेगा, सब कट जाएगा, नहीं मिला के आपका पेमेंट हो जाएगा कितना, तो 35,000 चाहे 30,000। बात समझ में आ रहा है। तो कितना इनकम टैक्स रिटर्न में, कौन सी रिटर्न में सब निकल जाएगा, और उसका कुछ टैक्स नहीं लग रहा है, काहे कि हम तो रोड पर हैं भाई, हम तो खुद नहीं, कोई पुलिस आया माई बाप तुरंत हाथ जोड़ लेना।
समझ रहे हैं? हम तो गरीब हैं और वो गरीब नहीं है भाई, समझ रहे हैं? वो गरीब नहीं है, बस में आ रहा है। देखिए हम लोग एक्चुअली जानते हैं, हमको कुछ लोगों के बारे में ऐसे मालूम चलता है, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो ईंटा खरीदने के लिए मेरे पास आए, बस में आ रहा है, और हम उसको पहचान रहे, अरे तुम तो, अरे आप तो चाय बेचते हैं वहां पर, नहीं हाँ चाय बेचते हैं, हमको देखिए ना जमीन लिए हैं, कहाँ लिए हो भाई, नहीं तो बोल रहा है कि वही मौना चौकुआ में लिए हैं, कैसे पड़ा था, 30 लाख रुपए कट्ठा पड़ा है, बड़ा मुश्किल से लिए हैं, बताइए। बोल रहा है क्या 30 लाख रुपए कट्ठा का जमीन ले लिया, अच्छा 30 लाख रुपए कट्ठा जमीन ले लिए, तो हाँ ले लिए हैं, अब उसी में मकान सोच रहे बना, कब लिए हैं, तो पिछले साल लिए थे, अच्छा पिछले साल लिए थे, इस साल मकान ही बनाना है, अच्छा ठीक है तो ले लीजिए, नहीं तो अति कितना ईटा चाहिए, तो 20,000 ईटा चाहिए, ठीक है तो ठीक कैसे लीजिएगा, नहीं तो मान लीजिए बता रहा है अपना, वो अपना बता रहा है कि मतलब हमको 20 गाड़ी ईटा लगेगा, तो मान लिया 20 गाड़ी ईटा का मोटा मोटी जैसे अभी एक गाड़ी का 15,000 पड़ रहा है, तो 20 गाड़ी का कितना हुआ, 3 लाख रुपया हुआ, नहीं तो वो भाई 2 लाख रुपया एडवांस देने के लिए लाया है, समझ रहे हैं? चाय बेचता है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया रख लीजिए, तो हमसे खर्चा हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है? 2 लाख रुपया रखिए और मेरा ईटा भेजना शुरू कीजिए। तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, जमीन भी खरीद लिया, वो आदमी मकान भी बना लिया, नहीं और आप पढ़ लिख के बढ़िया जॉब कहीं, अब देखिए नॉर्मल एग्जाम्पल लीजिए, तो मान लीजिए मेरे भाई साहब हैं, मेरा छोटा भाई जो इंजीनियरिंग किया, नहीं इंजीनियरिंग करके अभी जॉब कर रहा है पुणे में, नहीं अभी बेंगलोर में चला गया, उसका स्टार्टिंग हुआ था 40,000 से, नहीं 40,000 रुपया से उसका स्टार्टिंग हुआ था, अभी उनका पेमेंट 65,000 के आसपास में है, 65,000, तो अभी कंपेयर कीजिए चाय वाले से कम ही कमा रहा है कि नहीं, कमा रहा है ना 65,000, और 65,000 में क्या है भाई, तो स्टैंडर्ड हाई है, नहीं 12,000 का फ्लैट लिए हुए हैं, खाना बनाने वाला कोई स्टाफ रखे हुए हैं, नहीं तो उस सब जब खर्च जोड़िएगा एक्स्ट्रा, तो मान लीजिए 20,000 रुपया तो उसी में निकल जाता है, 20-25,000 रुपया, बात समझ में आ रहा है? और जो चाय वाला है या जो पकौड़े को छानने वाला है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं वो गंजिए पर लुंगिए पैसे खट रहा है पूरा, उसको कोई बहुत बढ़िया फ्लैट नहीं है, वो तो बाद में पैसा कमा रहा है, नहीं और आप जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने में क्या, तो अब तनी दिक्कत हो रहा है, तनी अब चाह रहा है तनी बढ़िया गाड़ी खरीदना, स्प्लेंडर ना लो क्वालिटी की गाड़ी है, बुलेट हाँ आजकल वही चला हुआ है, नहीं गए वो खरीद लिए, तो इस सब में क्या हो रहा है, हम लोग शो ऑफ में पैसा वेस्ट कर देते हैं, होता है कि नहीं? हम लोग बहुत सारा मनी जो है वो क्या करते हैं, शो ऑफ में वेस्ट कर देते हैं, बस मेरा। अब वो जो छोटे लोग हैं ना जो पैसा कमा रहे हैं, नहीं वो 30 लाख का जमीन कीन लिया, मकान बना लिया, बस मेरा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है, वो शो ऑफ नहीं कर रहा है, और हम लोग क्या थोड़ा पैसा हुआ बस शो ऑफ शुरू कर दिए, नहीं उस शो ऑफ में कहीं आज तक जमीन नहीं खरीद पाइएगा, कहीं भी मतलब जो फिक्स काम है वो आप नहीं कर पाइएगा, तो ये अंतर है कि नहीं, एकदम डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पैसा कमाने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, देखा जाए तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, यहां ध्यान दीजिए, लेकिन मेरा पढ़ाना जरूरी है तब हम कमा पाएंगे, ये यहां पर ध्यान दिया जाए, और आप लोग का पढ़ना जरूरी है, ध्यान दे, देखा जाए मतलब ये सब चीजें हैं जो आप मतलब नहीं आता है, लेकिन अब वो क्या है 30 दिन का 30 दिन काम कर रहा है, एक भी दिन छुट्टी नहीं कर रहा है, नहीं 4 बजे भोर में उसका ग्राहक आने वाला है तो 3 बजे वो भोर में पहुंच जा रहा है, चाय बनाना शुरू कर दे रहा है, रात के 10 बजे तक लोग चाय पीते हैं तो वो 11-12 बजे तक काम कर रहा है, कितना देर सो रहा होगा, कितना देर वो काम कर रहा है, कंपेयर कर रहे हैं, नहीं कितना देर वो सोता होगा, कितना देर काम करता होगा, तो आप सोचिए कि वो 2-3 घंटे 4 घंटे सो रहा है, नहीं आप कितना देर सोते हैं, आपको अभी लाइव बनाना है, अभी आप स्टेबल नहीं है, आप अपना सोने का घंटा जोड़िए दिन में या रात में, तो 8-9 घंटा आप सो जाते हैं, नहीं बतियाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, मोबाइल देखने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, आप सबको ऐड कीजिए, आप देखिए कि पढ़ाई पर कितना टाइम देते हैं, नहीं आपका पढ़ाई का टाइम बहुत कम हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, आपके पढ़ाई का टाइम बहुत कम हो जाएगा जो आपका मेन काम है। चलिए देखा जाए, हम लोग जो पॉइंट आपको समझाए उसी पॉइंट को यहां पर लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है जब हम ताजे और छेप में उचित वैद्युत और घट्ट मिलाते हैं, क्या लिखा हुआ है, जब हम ताजे और छेप में उचित वैद्युत और घट्ट मिलाते हैं तो वैद्युत और घट्ट में उपस्थित विशेष प्रकार के आयन और छेप द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे आवेशित रचनाएं बनती हैं। बनाए थे हम लोग आवेशित रचनाएं, यानी कि जो अवक्षेप था उस पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा था, नहीं तो आवेशित रचनाएं बनती हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ये अवक्षेप एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अवक्षेप कोलाइडी आकार के कणों में टूट जाते हैं।
उसी प्रतिकर्षण के कारण क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो जो बात हम समझाए उस बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है सामान्यतः ताजे अवक्षेप को पेप्टीकरण हेतु प्राथमिकता देते हैं। नहीं, यहाँ पर ताजा अवक्षेप का ही उपयोग क्यों करते हैं ये बोल रहा है, क्योंकि अगर अवक्षेप ताजा नहीं होगा तो कण जो होंगे वो आपस में बहुत ज्यादा कस के चिपक जाएंगे। अगर वो बहुत ज्यादा चिपक जाएंगे तो विकर्षण के कारण वो छोटे छोटे कोलाइडी कणों में नहीं टूटेंगे, ध्यान रखना है। तो वही ये बोल रहा है कि सामान्यतः ताजे अवक्षेप को पेप्टीकरण हेतु प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इसमें कण अधिक दृढ़ता से नहीं जुड़े होते हैं। नहीं, ताजे अवक्षेप में जो कण होते हैं वो बहुत कस के एक दूसरे को पकड़े हुए नहीं रहते हैं, इसलिए आसानी से पृथक या आसानी से टूट जाते हैं। बोल सकते हैं, किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, चलो। तो जो फिगर हम लोग बताए थे सेम वैसा ही फिगर यहां पर हम पहले से बनाए हुए हैं। नहीं, आप देख सकते हो। तो यहां पर ये जो अवक्षेप है वो किसका है, आयरन हाइड्रोक्साइड का, FeOH का होल 3 का है। ये भी अवक्षेप है, ये भी अवक्षेप है। अब क्या किया गया, वैद्युत और घट्ट मिलाकर दोनों पर समान आवेश डाला गया, विकर्षण हुआ, विकर्षण के कारण ये क्या चीज में टूट गए, कोलाइडी कणों में टूट गए। इसमें दिक्कत है? चलो, ये आप समझ रहे हो। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला आपका है इसमें कंडेंसेशन विधि मेथड, यानी कि संघनन विधि, ध्यान रखना है। तो देखो, तो हम लोग बताए थे कि जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण, इनको बनाने का 2 तरीका है। एक है परिक्षेपण विधि, डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसमें बड़े पदार्थों को छोटे पदार्थों में या छोटे कणों में तोड़ा जाता है। नहीं, और एक है संघनन विधि। तो संघनन विधि का मतलब ये एक ऐसा विधि है जिसमें छोटे छोटे कण आपस में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर कोलाइडी कणों के आकार में बदल जाते हैं। नहीं, तो जिस विधि में छोटे छोटे कण आपस में इकट्ठा होकर कोलाइडी कणों के आकार में बदल जाएं, उसी विधि को संघनन विधि कहते हैं। दिक्कत है? लिखा हुआ है। अब संघनन विधि जो है, इसमें हम लोगों को कौन कौन सा विधि देखना होता है। तो संघनन विधि में 3 प्रकार की विधियां आती हैं। एक है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आप छोटे छोटे कोलाइडी कणों को बना सकते हो। नहीं, तो कैसे बनाएंगे वो पढ़ना है। विलायक के विनिमय द्वारा, नहीं, ये भी एक तरीका है। अति शीतलन द्वारा, ये भी एक तरीका है। तो 3 मेथड है जिसके द्वारा आप संघनन करा सकते हो। नहीं, संघनन का मतलब छोटे छोटे कणों को बनाकर उनको इकट्ठा कर कोलाइडी कण में बदल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो 3 तरीका है संघनन करने का। अब इन 3 तरीकों में अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को सिर्फ फर्स्ट तरीका पढ़ना है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। ये हम लोग को फर्स्ट मेथड पढ़ना है। अब क्या है मेथड, देख लो कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। आते हैं, देखो यहां पर अगर देखें हम लोग तो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कोलाइडी कणों का निर्माण किया जाता है। क्या है भाई, देखो तो ये क्या है, आर्सेनिक ऑक्साइड। ये क्या है, आर्सेनिक। एस मतलब आर्सेनिक, ओ का मतलब ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड है। नहीं, और ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। नहीं, तो आर्सेनिक ऑक्साइड के विलयन में, आर्सेनिक ऑक्साइड के विलयन में जब H2S गैस को प्रवाहित किया जाता है, नहीं, तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होता है। और उस अभिक्रिया से क्या बनता है तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ध्यान समझिएगा। हम लोग यहां से लिख रहे हैं, देखो AS2O3। नहीं, इसमें क्या है, AS है और ऑक्सीजन है। ध्यान समझो, AS है और क्या है, चलो AS की बात करें तो हम बोलते हैं अच्छा, न पसंद ऐसे 2 3 4। इसके पास कक्षों की संख्या 4 होती है, इसके पास ऑक्सीजन के पास कक्षों की संख्या 2 होती है। नहीं, तो आर्सेनिक जो है ये एक बड़ा परमाणु है और ऑक्सीजन एक छोटा परमाणु है। मेरी बात समझ में आ रही है? आर्सेनिक एक बड़ा परमाणु है और ऑक्सीजन एक छोटा परमाणु है। चलो यहां पे आ जाओ। H2S ये बना हुआ है किससे, हाइड्रोजन से और सल्फर से। हाइड्रोजन के पास कक्षों की संख्या 1 होती है और सल्फर के पास कक्षों की संख्या 3 होती है। कितना होती है, 3 होती है। हमेशा याद रखिए, रासायनिक आबंधन का नियम है, 2 परमाणुओं के बीच में स्ट्रॉन्ग आबंध, 2 परमाणुओं के बीच में स्ट्रॉन्ग आबंध यानी मजबूत आबंध तभी बनता है जब दोनों परमाणुओं का आकार लगभग समान हो। दोनों परमाणुओं का आकार क्या हो, लगभग समान हो, तभी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर एक परमाणु बहुत बड़ा है और एक परमाणु बहुत छोटा है तो उनके बीच का बॉन्ड कमजोर होगा।
उनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा। यहां ध्यान से देखो, एक परमाणु बड़ा है, एक परमाणु छोटा है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग की वीक, वीक होगा। यहां ध्यान दो, एक परमाणु छोटा है और एक परमाणु बहुत बड़ा है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। इतना बात में दिक्कत है नहीं। अब कोई भी कमजोर आबंध बनाना चाहता है कि स्ट्रॉन्ग आबंध, स्ट्रॉन्ग आबंध बनाना चाहता है, तो देखो तो एक ही बर्तन में आपका एस और ओ और एच और एस एक साथ जब आपस में टकराएंगे तो ये क्या करते हैं, आपस में अदला बदली करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, अदला बदली। नहीं, आर्सेनिक का होता क्या है, आर्सेनिक का होता है कि हमको आप दे दीजिए सल्फर, नहीं क्या है कि 4 और 3 लगभग समान आकार है, नहीं। और ये ऑक्सीजन का होता है कि आप हमको क्या दे दीजिए, हाइड्रोजन, क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आकार भी लगभग क्या है, समान, 1 2 यहां पर 3 4। बात समझ में आ रहा है। तो ये अदला बदली कर लेते हैं, ध्यान रखना है। यानी ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, और क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए, डबल डिकम्पोजिशन, ये भी टूटा, ये भी टूटा, और आपस में अदला बदली कर लेते हैं और एक स्टेबल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो देख लो, यहां आर्सेनिक के साथ अभी ऑक्सीजन था, अब यहां कौन है, सल्फर, ऑक्सीजन हट गया और क्या आ गया, सल्फर आ गया। यहां पर अब हाइड्रोजन के साथ, पहले क्या था, सल्फर, अब हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो ऐसा रिएक्शन कराने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये रिएक्शन अपने आप होता है। ये रिएक्शन क्या होता है, अपने आप। हर एक चीज जो अस्थाई है वो अपने आप को अस्थाई अवस्था में बदलना चाहती है। बस में रहा है। तो ये अस्थाई है, कमजोर है, ये भी अस्थाई है, कमजोर है। जैसे ही दोनों का मुलाकात हुआ, दोनों का अच्छा हम लोग तो आपस में अगर अदला बदली कर दें तो हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे, तुरंत तोड़ता है अपने आप को, अदला बदली किया और स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर गया। ध्यान रखना है। अब यहां से जो आर्सेनिक सल्फाइड, ये जो बना आर्सेनिक और सल्फर मतलब सल्फाइड, ये आर्सेनिक सल्फाइड आपका बन गया, आर्सेनिक सल्फाइड आपका बन गया। अब ये जो आर्सेनिक सल्फाइड हम लोग का बना, ध्यान समझो, आर्सेनिक सल्फाइड जो बना, नहीं इसका बहुत सारा छोटा छोटा कण बना होगा, बना होगा कि नहीं बना होगा, क्योंकि हम पहले ही बताए ऐसा नहीं होता है कि ये एगो अभिक्रिया करता है, नहीं, ऐसा बहुत सारा और ऐसा बहुत सारा आपस में अभिक्रिया कर रहा है। तो आर्सेनिक सल्फाइड का क्या बर्तन में एक बार में एगो कण बनेगा, बहुत सारा कण बनेगा एकाएक में, नहीं। तो बहुत सारे कण जब बनते हैं तो ये कण भारी होते हैं, नहीं। अब ये कण आपस में चिपकते हैं और यही छोटे छोटे कण जब आपस में चिपक कर एक बड़ा कण बनाते हैं, नहीं, तो ये बड़ा कण जिसका इसका ये फॉर्मूला क्या है, AS2S3। लेकिन कोई पूछे कि इसमें एगो AS2S3 है, नहीं, नहीं, इसमें हम लोग का बहुत सारा ASH2 आपस में कंबाइन करने लगता है। जैसे ये कंबाइन करेगा, अब इसका आकार किसके आकार के बराबर होगा, कोलोइडल कण के आकार के बराबर होगा। बोलो दिक्कत है, नहीं। तो अब ये कोलोइडल कण हम लोग का बनना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ में आई, नहीं। तो आर्सेनिक सल्फाइड का अगर हमको कोलाइडी कण बनाना है, कोई पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्सेनिक ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कर देंगे, नहीं। आर्सेनिक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन सल्फाइड से करेंगे तो आर्सेनिक सल्फाइड प्लस वाटर बनेगा। यही आर्सेनिक सल्फाइड के बहुत सारे छोटे छोटे कण जो बनते हैं, ये आपस में इकट्ठा होकर कोलाइडी कण का निर्माण कर देते हैं। दिक्कत है? चलो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।